हाय दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के विज्ञान का पहला चैप्टर लेकर चल रहे हैं और इस वीडियो में पहले चैप्टर को हम क्लियर करेंगे। तो दिया है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का आवर्तन। यह प्रकाश का परावर्तन जो कक्षा 10 का पहले चैप्टर का है, तो इसको हम आज क्लियर करेंगे। तो देखेंगे इसमें क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम शुरुआत कर रहे हैं प्रकाश से। तो प्रकाश हम क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो पहले समझेंगे प्रकाश का मतलब होता है लाइट, यानी प्रकाश है क्या। तो हम समझेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। अब देखेंगे कैसे कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो चलिए इसको हम समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए क्या है कि किसी वस्तु को देखना है, जैसे मान ले रहे हैं कि ये एक वस्तु है, ये एक क्या है वस्तु है। अगर इस वस्तु को हम देखेंगे तो सबसे पहले प्रकाश कहाँ पर जाएगी, यानी मेरी आंखों पे आएगी कि पहले वस्तु पे आएगी। तो सिंपल तरीका मान ले रहे हैं कि अगर यहाँ पर सूर्य है, अगर सूर्य है यहाँ पर, यहाँ से प्रकाश कोई दे रहा है, तो सबसे पहले प्रकाश यहाँ से इसके वस्तुओं पे पड़ती है और यहाँ से परावर्तन होकर, जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पर एक मनुष्य है, ठीक है, यह मनुष्य का रचना, तो यहाँ से परावर्तन होकर मेरी आंखों पे आती है, जिससे वस्तुएं दिखाई देती है। जिससे वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। तो हम ये कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जब प्रकाश वस्तुओं पर पड़ती है, आपतित होती है या पड़ती है, जिससे परावर्तन होकर मेरी आंखों पे आती है, जिससे वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। प्रकाश की चाल आपका होता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको हम c से प्रदर्शित करते हैं। फिर दोबारा सुन ले, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे प्रकाश सबसे पहले वस्तुओं पे आती है, वहां से टकराकर मेरी आंखों पे आती है, जिससे वस्तुएं क्या होती है, दिखाई देती है। अब इसके बाद आता है प्रकाश स्रोत। क्या आता है, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि प्रकाश जहां से निकलता है, यह कह सकते हैं कि प्रकाश जहां से निकलता है। तो प्रकाश जहां से निकलता है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, बल्ब, लालटेन, ये कह सकते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या, जैसे हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, बल्ब हो जाएगा, उसको लालटेन हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा। ये सब क्या है, प्रकाश, ये प्रकाश देने वाली वस्तु है, ये स्वतः प्रकाश देती है। तो प्रकाश जो देती है, जो वस्तु देती है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत मतलब कि जहां से प्रकाश निकलती है। जैसे एग्जाम्पल में मान रहे हैं कि जो हम अनाज खाते हैं वो कहाँ से निकलता है, तो हम कह सकते हैं खेतों से निकलता है, अनाजों से निकलता है, खेतों से निकलता है। तो अगर अनाज का हम स्रोत कहेंगे तो हो सकता है खेत। तो उसी तरह एग्जाम्पल में क्या है कि अगर प्रकाश स्रोत हम लें तो कहाँ से लेंगे, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। तो उसका मतलब कहाँ से निकलती है, सूर्य से निकलती है, चंद्रमा से निकलती है, बल्ब से निकलती है, लालटेन, मोमबत्ती, दीप, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है। क्या है, प्रकाश स्रोत। आप कहोगे प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत। एक होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या होता है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक है, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब कहेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, इसके बारे में बता रहे हैं। चलिए ठीक है। तो दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जो प्रकाश स्वतः निकालता हो, किसी दूसरे के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद निकालता हो।
तो जो स्वतः निकालता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। कह सकते हैं कि यहाँ पर दीप्त प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जो प्रकाश स्वतः निकालता है, जो स्वतः प्रकाश निकालता हो। तो जो प्रकाश स्वतः निकालता है, स्वतः प्रकाश निकालता है, तो जो वस्तु प्रकाश स्वतः निकालता है उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा सूर्य। अब चंद्रमा नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा सूर्य से पहले रहता है किरणें, उसके बाद रात में हमको क्या कहता है, उजाला करता है। तो चंद्रमा दीप्त प्रकाश स्रोत नहीं है, ठीक है। उस तरह क्या होता है बल्ब, बल्ब को अगर जलाओगे तो वो स्वतः निकलता है। ये सब दीप हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, ये सब क्या है, ये सब आपके दीप्त प्रकाश स्रोत हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत में आते हैं। जो प्रकाश स्वतः निकालता हो, अपने आप से, अपने खुद से निकालता हो, उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है, तो जो वस्तु स्वतः प्रकाश न निकालता हो, किसी दूसरे से प्रकाश लेता हो उसके बाद निकालता हो, उसे हम बोलते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा क्या है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों, क्योंकि पहले दिन में वो सूर्य से किरण लेता है, उसके बाद ये रात को टिमटिमाता है। उसी तरह क्या होगा, कांच हो जाएगा। कांच, कांच भी क्या है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अब कहोगे कैसे, देखो कैसे, अगर मान ले रहे हैं कि यहाँ पर एक कांच है, अगर हमने दर्पण बना दिया कांच का, तो प्रकाश यहाँ से लेगा तो ऐसे होकर टकरा कर इधर आएगा। अगर प्रकाश इस कांच को हम हटा ले तो क्या प्रकाश यहाँ दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी। अगर ये दीप्त होता तो दिखाई देता, लेकिन अगर हम इस दर्पण को हटा लेंगे तो ये वस्तु यहाँ से प्रकाश यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, प्रकाश ये क्या है, एक प्रकाश ले रही है तब दे रही है। इसका मतलब कांच क्या है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत है, ये स्वतः नहीं निकालता है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके बाद पढ़ेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आओ देखें क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले क्या देखेंगे, हम उसका थोड़ा परिभाषा देंगे, उसको अच्छे से समझाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन देखेंगे क्या होता है। देखिए कि प्रकाश का परावर्तन हमें बहुत अच्छी तरह समझेंगे तो हम लेंगे एक समतल दर्पण। क्या लेंगे, एक समतल दर्पण। कहोगे समतल दर्पण क्या होता है, तो जो सीधा कांच होता है उसके किसी एक तरफ हम पेंट कर देते हैं, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल दर्पण एक लेंगे, यह हमारा क्या है, एक समतल दर्पण है। हमने क्या मान लिया, एक समतल दर्पण। यह क्या बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पेंट या लेप, ठीक है। यह आपका समतल दर्पण है, क्या है, समतल दर्पण, क्लियर। अब देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, कुछ घटनाएं होती हैं, देखा जाए कैसे होती है। मान ले रहे हैं यहाँ पर एक सूर्य है, या कह सकते हैं कि एक दीप्त प्रकाश स्रोत है जहाँ से प्रकाश आ रही है। तो देखो जब प्रकाश यहाँ से चलती है तो ये दर्पण की तरफ चल रही है, समतल दर्पण की तरफ ऐसे चल रही है। तो अगर ये प्रकाश इधर से इधर की तरफ आती है तो इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रकाश आ रही है किधर, समतल दर्पण की तरफ। तो जब आ रही है तो इसका नाम होता है आपतित। देखिए आने से बना है आपतित किरण, क्या बना है, आपतित किरण। देखो आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, आपतित, क्या नाम है, आपतित। और अगर ये सूर्य की किरण है तो इसको हम लिखेंगे किरण, क्योंकि किरण है तो ये आपतित किरण। जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई वस्तु आ रही है तो हम उसको कहते हैं कि वो आपतित हो रही है। यानी कहने का मतलब ये सकता है कि जो आती है उसको हम आपतित देते हैं। अगर यह किरण है तो इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। जैसे एग्जाम्पल में कह देंगे वो इंसान आ रहा है तो कहेंगे कुछ का नाम है सूरज, तो मान लेंगे सूरज आ रहा है, इसका मतलब आपतित सूरज। इसका मतलब क्या होगा कि सूरज आ रहा है मेरे तरफ। उसी तरह सेम है कि अगर यहाँ से प्रकाश आ रही है, किरण आ रही है, तो इसका मतलब होगा आपतित किरण, ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये जिस बिंदु पर टकराता है इसका नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या देते हैं, आपतन
बिंदु। ठीक है, आपतन बिंदु। अब देखिए इस बिंदु पर एक हम कल्पना करते हैं अभिलंब की, ये तो दिखाई देता नहीं है लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर अभिलंब है, तो हम अभिलंब की कल्पना कर रहे हैं। चलिए अभिलंब की हम कल्पना कर लिए। देखिए यह कब बनता है, कब बनता है, जब प्रकाश की आपतित किरण आकर टकराती है, तब यहाँ पर हम अभिलंब की कल्पना करते हैं। यह हमारा क्या है, अभिलंब। क्या है, अभिलंब। ठीक है, यहां से अब आया, यहां तो समझ में आ गया पूरा। अब देखिए यह प्रकाश की किरण इधर तो आएगी नहीं क्योंकि इधर पेंट किया गया है, इसका मतलब इधर जाएगी। तो देखिए यहां से परावर्तन होगी, तो परावर्तन होकर ऐसे निकल जाती है। देखिए अब ये परावर्तन होकर निकलते हैं, इसलिए इसका नाम होता है परावर्तित किरण। क्या नाम होता है, परावर्तित किरण। इसलिए इसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसका नाम क्या होता है, परावर्तित किरण। इसका नाम क्या है, आपतित किरण। ठीक है, इसका नाम क्या है, अभिलंब। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए अगर ये कांच का एक तल हमने पेंट कर दिया तो ये आपका तल क्या है, चिकना है, चिकना तल है, ये आपका चिकना तल है। तो अब यहां से देखिए क्या होता है, अब यहां पर कोण बनता है। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। और देखिए परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। क्लियर, ये हमारा पूरा क्षेत्र बनेगा। अब इसका परिभाषा देंगे। ठीक है, तो परिभाषा क्या देंगे, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर अधिकांश भाग वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा लिख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराकर किसी चिकने तल से टकराकर अधिकांश भाग वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर दोबारा देख लीजिए कैसे होता है। देखिए यह प्रकाश की किरण आ रही है, टकराई और यहां पर चली गई, तो प्रकाश की आपतित किरण आ रही है, चिकने तल पर टकराई। इसका परिभाषा है जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से, देखिए चिकना तल है, किसी चिकने तल से टकराकर अधिकांश भाग वापस लौट जाए, अधिकांश भाग वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्योंकि ये घटना होती है तो इसको प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब देखिए इसके दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं, पहला नियम क्या होते हैं, प्रकाश के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। किसके, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, देखिए पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, या आपतन बिंदु पर अभिलंब लिख लीजिए या अभिलंब लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए एक ही तल में ऊपर है ना, तो एक ही तल में है, तो हम इसका जो नियम होता है उसको क्या देंगे, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिख दे रहे हैं, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण कामा अभिलंब, या तो आप कह सकते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब या अभिलंब कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला। दूसरा नियम क्या होता है? देखिए दूसरा नियम क्या होता है। अब देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमेशा सद होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे आपतन कोण कामा परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। अगर इसको लिख सकते हैं, लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर। इसको भी हम दिखा सकते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है कि प्रतिबिंब। अगला हेडिंग आता है इसका कि प्रतिबिंब होता क्या है। तो पहले प्रतिबिंब के नियम को समझेंगे कि प्रतिबिंब है क्या, उसके बाद अब आगे गोलीय दर्पण है, उसके बाद ये आपका चैप्टर जो समतल पृष्ठ प्रकाश का अपवर्तन का चैप्टर क्या होता है खत्म हो जाए। तो हम इसको इरेज कर दें। इरेज करने के बाद बता रहे हैं, ठीक है। तो इरेज करने के बाद अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे, प्रतिबिंब है क्या। तो चलिए प्रतिबिंब को बहुत आसानी पूर्वक हम समझेंगे। प्रतिबिंब बहुत अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो हम देख ले रहे हैं, मान ले एक वस्तु को हम बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको जहां मिलता है उसे समझ जाएंगे। देखिए जैसे मान ले रहे हैं कि हम एक संरचना बना रहे हैं एक पेड़ की, ठीक है। एक पेड़ की हम संरचना बना दिए, ठीक है। ये हमारा पृथ्वी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब मान ले रहे हैं कि ये पेड़ का हमारी संरचना है। अब मान ले रहे हैं कि अगर यहाँ वस्तु एक है, ऐसे एक वस्तु है जैसे जो प्रकाश दे रही है, जैसे मान ले रहे सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य से प्रकाश की किरण चलेगी, तो चलिए यहाँ से प्रकाश की किरण से चली और यहाँ से यह टकराया। कहाँ टकराया? यहाँ पर। तो चलिए एक बिंदु पर टकरा कर, और प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर और दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, एक बिंदु से चलकर और दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो इस घटना को हम प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिए। देखिए जब प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है, यहाँ से क्या चल रही है। अब देखिए यहाँ बिंदु पर टकराएगी और टकराए कर चलकर और दूसरे बिंदु पर टकराएगी, तो हम कहेंगे प्रकाश का प्रतिबिंब जो परिभाषा देंगे कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या करते हैं? प्रतिबिंब। जैसे प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा? देखिए इसका प्रतिबिंब तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे बनेगा। इसका प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा इसका प्रतिबिंब। तो मान लीजिए कि इस पेड़ का प्रतिबिंब तो ऐसे ही बनेगा ना। इसका मतलब एक बिंदु से चलकर और दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? पहला क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है जो हमको दिखाई देता है। प्रतिबिंब जो हमको दिखाई देता है उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो जिसकी हम कल्पना करते हैं उसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? आभासी प्रतिबिंब। उसका नाम क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब। देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक, तो अगर इसको नाम देंगे तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमको देख सकते हैं, और जिसको हम देख सकते हैं, वास्तविक का मतलब ही होता है रियल इमेज, रियल। तो रियल का मतलब जो हम देख सकते हैं उसी को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासिक प्रतिबिंब जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। तो अगर ये इसको हम नाम देंगे तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। तो इसका हम नाम परिभाषा कैसे देंगे? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, जो हमारी आंखों से दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब।
ठीक है। अगर नोट बनाना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख सकते हो। परिभाषा पे दोबारा सुन लेंगे, क्या देंगे कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है, जो हमारी आंखों से दिखाई देती है, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासिक प्रतिबिंब क्या होता है इसके हम सोचिए चल रहे बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे आभासिक प्रतिबिंब है क्या, इसकी हम कल्पना करते हैं। चलिए एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, एक ठंडा मौसम है, यानी ठंडी का समय है, ठंडा मौसम ठंडी का समय है, और ठंडी के समय में मान ले रहे हैं कि यहाँ पर ये सूर्य निकला हुआ है, ठीक है, ऐसे सूर्य निकला हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा है। देखिए ये आदमी की हम संरचना बता रहे हैं, मजाक में लीजिएगा क्योंकि हम समझा रहे हैं, ठीक है। ये आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी यहाँ पर क्या हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है। अब मान लीजिए देखिए सूर्य निकला, तो जब सूर्य ने इसके सामने ये खड़ा है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि आदमी सोचेगा अगर यह आदमी हट जाए तो प्रकाश की किरण मेरे पर आएगी, ये कल्पना सोच रहा है, और ये सोच रहा है तो इसी सोचने को, इसी कल्पना को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। कैसे, अब देखिए मान लीजिए इसको कहेगा हटने के लिए, तो इससे पहले सोचा होगा ना, क्या सोचा होगा कि हट जाता या मेरे सामने से हट जाता तो प्रकाश की किरण मेरे ऊपर लगती, तो मुझे भी प्रकाश की किरण मिलती, मुझे भी ठंडी का मौसम जो हो रहा है, ठंडी का है, उसका एहसास खत्म हो जाता, क्योंकि सूर्य किरण से हमको थोड़ा शरीर में गर्मी होगी, इस समय क्या होगा, आनंद मिलेगा, मजा मिलेगा। तो अगर इसकी सोचा तभी तो इसको हटने को कहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह कल्पना किया, अपने दिल में, दिमाग में कल्पना किया कि अगर यह नहीं होता मेरे सामने तो इसका मतलब सूर्य की किरण मेरे ऊपर आती, मेरे पर आती। इसकी मतलब ये सोचने की ही घटना को हम क्या कहते हैं, आभासिक प्रतिबिंब, जो हम डैश डैश से दिखाते हैं। तो कहने का मतलब देखो क्या हो गया, ये प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ऐसे आएगी और यहाँ से टकरा कर यहाँ जाएगी, तो यहाँ तो इसको लगा नहीं, लगा नहीं ना। देखिए प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो यहाँ चले जाएगी ना, इसको तो नहीं लगा ना, इससे प्रकाश की किरण आई नहीं। तो यह जो दिमाग में सोचेगा, अब मान ली अनंत किरण निकलती है, तो चलिए एक किरण ऐसे आएगा और यहाँ पर इसको दिखाई देगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। तो जो इसको दिमाग में सोचा, जो कल्पना किया, उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, आभासिक प्रतिबिंब कहते हैं, जो अपने दिमाग में एक कल्पना करता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ये आया यहाँ से टकराया पहले बिंदु पर और दूसरे बिंदु पर यहाँ दिख गया, तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा वास्तविक जो हमको दिखाई दिया, लेकिन इसको तो नहीं ना मिला, इसको प्रकाश मिला नहीं, तो ये अपने दिमाग में कल्पना करेगा। क्या कल्पना करेगा, अगर ये इंसान हट जाता तो प्रकाश की किरण मुझे मिलती। तो इसी कल्पना को, जो डैश डैश दिखाई दे, इसी कल्पना को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, देखिए इसको हम प्रतीत कहते हैं, आती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका नाम हम दे देंगे आभासी प्रतिबिंब, का नाम दे देंगे आभासी प्रतिबिंब, इसी को हम आभासी प्रतिबिंब कह देंगे। क्लियर। परिभाषा भी दोबारा सुन लेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसी को आभासिक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। क्लियर, आप समझ गए क्योंकि क्या सोचा है। अब इसके बाद अगला हेडिंग हमारा क्या है, समतल दर्पण। अगला हेडिंग क्या है हमारा, समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण के बारे में बता दे रहे हैं। तो समतल दर्पण होता क्या है, इसको थोड़ा देखा जाए। मान लीजिए हमारा ये एक समतल दर्पण है, ऐसे मान लीजिए ऐसे समतल दर्पण है, ठीक है। अब समतल दर्पण में हम क्या कहते हैं, अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी फोकस दूरी, जितनी दूरी ये होगी, उसका प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा इधर, ठीक है। कहने का मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होगी। देखो वस्तु से जहां पर जितनी दूरी पर खड़ा है वस्तु की, ठीक है, दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगा। नहीं, दोनों को हम कह सकते हैं कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब इसका एक और आता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो मतलब कहने का मतलब होता है जहां पर प्रतिबिंब होता है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, जितनी दूरी पर रहेगा उतनी दूरी पर दिखाएगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं अनंत है, ठीक है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है।
ठीक है। अब कहने का मतलब एक सवाल यहाँ से उठता है, अगर समतल दर्पण की कोई वस्तु इसके पास आएगा तो इसके प्रतिबिंब का वेग कितना होगा, इसके प्रतिबिंब का वेग क्या होगा। मान लीजिए कि यह वस्तु, यह मनुष्य इस दर्पण के, समतल दर्पण के पास आ रहा है, तो इसके प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, तो इसका दोगुना होगा। कहोगे कैसे, तो चलिए हम बता रहे हैं। अगर ये प्रकाश जैसे ही वस्तु इधर आएगी, ठीक है, तो ये तो 5 चला और इधर भी ये 5 चला, यानी 5 और ये 5 मिलकर क्या हो जाएगा, ये 5 और 5 जुड़ जाएगा, यानी 10 हो जाएगा, यानी उसके दोगुने के बराबर होता है। प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाएगा, दोगुने के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये भी इधर चला और ये भी इधर चला, यानी 5 और 5 मिलकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। का वेग वस्तु के वेग का क्या होगा, दोगुना होगा। वस्तु के वेग का क्या होगा, दोगुना। अगर प्रतिबिंब का वेग क्या है, u है, तो इसका वेग क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब का वेग क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ये हमारा चैप्टर यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में जो भी आपको समझ नहीं आएगा कमेंट करिएगा, फिर उसको वीडियो बनाएंगे। आज के लिए धन्यवाद।